नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम पाठ दो ध्रुवीयता का अंत का भाग 2। तो भाग 2 पढ़ने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने भाग 1 में क्या पढ़ा था। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था, जैसे आप सभी को जानकारी होगी अगर आपने देखा होगा क्लास ध्यान से, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आखिर ये दो ध्रुवीयता होती क्या है और दुनिया इन दो भागों में कैसे बटी, दो ध्रुवीयता कौन कौन सी थी और कौन सी विचारधारा पे ये कार्य करती थी, या किस विचारधारा के आधार पे दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। तो पहले थी पूंजीवादी और दूसरी दुनिया या दूसरी विचारधारा थी वो थी साम्यवाद या समाजवाद, जो अपने हर नागरिक को, समाज के हर व्यक्ति को बराबर अधिकार देने का काम करती थी और हर उद्योग कार्य धंधे पर सरकार का सीधा अधिकार था। वो थी दूसरा ध्रुव या दूसरी दुनिया, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। किसके नाम से? सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भाई उसमें क्या कारण था, उसका अर्थ क्या था, किस आधार पर दुनिया दो भागों में बटी। वहीं आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अगर ये इतना अच्छा इसका उद्देश्य था, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देने का ये कार्य कर रही थी, तो आखिरकार इसका विघटन कैसे हुआ और अगर इसका विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए। अगर ये विघटित हुई तो दूसरा नई कौन सी व्यवस्था उभर के आई, दुनिया में कितने ध्रुव बने, और उन सारी चीजों का हमारे देश, हमारे इंडिया, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या यूं कहें कि भारत की राजनीति, विदेश नीति पर इसके क्या गहरे प्रभाव पड़े। सोवियत संघ से हमें क्या बेनिफिट था, क्या नुकसान हुआ, और दूसरे गुट से या पूंजीवाद से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान हुआ। इस चीज के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन। जैसे सोवियत संघ जो बना था वो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। अब 1922 में सोवियत संघ बना, 3 देशों ने मिलकर सोवियत संघ बनाया था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने। तीनों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम दिया गया सोवियत संघ। आगे चल के इसमें और भी देश शामिल हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ये 15 देशों का एक समूह बना। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो समय के साथ साथ 1980 के आते आते कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनी कि इस संगठन का विघटन होने लगा। विघटन मतलब टूटना, गठन मतलब जुड़ना, और विघटन यानी टूटना। तो समय के साथ साथ क्या हुआ भाई, सोवियत संघ टूटने लगा। तो इसकी परिणति तो बहुत पहले से तय थी, पर 1980 के दशक में ये स्पष्ट दिखने लगा कि अब ये संघ बहुत जल्द टूट जाएगा, इसमें दरारें आने लगी। तो क्या हुआ, 1980 के दशक के अंत तक सोवियत संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों से घिर चुका था। क्या हुआ कि 1980 आते आते भाई सोवियत संघ था, उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बहुत से संकट आए। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ, राजनीतिक रूप से बहुत से राजनेता, महासचिव वगैरह आए, उन्होंने अपनी मनमानी की, नौकरशाहियां चली, और समाज को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, या तो नाम मात्र उनको छूट दी गई थी, अखबारों को छूट नहीं थी। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ कि वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। तो ये सारी दरारें धीरे धीरे समय के साथ साथ दिखने लगी। और जो फिर 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बने, कौन बने? गोर्बाचेव। इन्होंने कुछ सुधार किए। क्या किए? सुधार लेके आए। तो गोर्बाचेव के सुधारों के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी, क्योंकि इन्होंने जो सुधार किए, जो सुधार लेके आए, जनता का ऐसा था कि बहुत धीरे सुधार कर रहे, और इनकी पार्टी के लोग थे, इनका था कि तुमको सुधार करने की जरूरत क्या, जैसी तानाशाही हम चला रहे थे वैसे तुम भी चलाओ, जो नीति नियम से हम चल रहे थे और देशों को चला रहे थे वैसे ही तुम चलाओ, और हर क्षेत्र में सरकार का ही अधिकार होना चाहिए, आम जनता को कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। आम जनता की सिर्फ जरूरतें पूरी की जानी चाहिए जो उनके दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ भाई, 1980 खत्म हुआ, दशक अंत हुआ, शुरुआत हो गई विघटन की, और 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह समाप्त ही हो गया, विघटित हो गया, यूं कहे खत्म हो गया।
जो 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक माना जाता है। मतलब जब 1991 के लगभग जब सोवियत संगठन खत्म हुआ तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। कैसी घटना है? राजनीतिक, क्योंकि इसको घटित होने में किसी सेनाओं का योगदान नहीं है, कोई युद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ एक पार्टी का योगदान है, या यूं कहें एक पार्टी जिम्मेदार है, जिसके कारण से एक सोवियत संघ जो 15 देशों का समूह था वो उसका विघटन हुआ। तो जो सोवियत संघ गठित हुआ था तो उस समय क्या हुआ भाई? एक तो पूंजीवाद व्यवस्था थी, दूसरी साम्यवादी। तो अमेरिका ने क्या किया? अपना एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, अपने सारे बंदों को जोड़ा और बोल दिया कि तुमको कोई भी दिक्कत रहे तो अपने ग्रुप में मैसेज डाल देना। तो उस ग्रुप का नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो। तो उसमें कौन कौन से देश थे? अमेरिका था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली, ये महत्वपूर्ण देश थे। इन सब ने मिलकर ग्रुप बनाया, एक संधि की, तो उसका नाम दिया गया नाटो। अब इनका उद्देश्य क्या था कि भाई अगर किसी एक को किसी ने मारा या हमला किया, मतलब सभी के ऊपर हमला, सब मिलकर जवाब देंगे। तो जो अमेरिका ने जो गुट बनाया उसको हम कहते हैं नाटो। क्या कहते हैं? नाटो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। कब हुई स्थापना? 4 अप्रैल 1949 में। क्या था ये? एक संगठन था, सैन्य संगठन, या यूं कहे अपने जैसे अपन गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं भी तो अलग अलग दोस्त क्या करते हैं, अपना अपना ग्रुप बना लेते, कुछ भी घटना घटी तुरंत उसमें मैसेज डाल देते हैं, आ जाओ भाई लफड़ा हो गया। तो कोई सा भी अगर लफड़ा हो रहा है तो उसके लिए अमेरिका ने कौन सा ग्रुप बनाया? नाटो। अब इनने तो बना लिया, तो इसी को देखते हुए सोवियत संघ ने भी 1955 में, मतलब कितने 6 साल बाद, इनको भी समझ में आई क्या यार इनको खबर कैसे हो रही, तो इनने भी अपना एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप का नाम दिया वार्सा संधि। क्या नाम दिया? वार्सा संधि। इसने भी अपने अपने सभी मित्र देश को बुलाया और सबको मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। क्या तुमको कोई कुछ बोल दे तुरंत ग्रुप में मैसेज कर देना, फट लड़के लेके हम पहुंच जाएंगे। तो ये 2 गुट बने, कौन कौन से? नाटो और वार्सा संधि। अब नाटो का क्या उद्देश्य था कि किसी एक को मारा तो हम सब मारेंगे, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मुखिया कौन था? लीडर, ग्रुप एडमिन, वो था अमेरिका। सेम इसकी भी कंडीशन, इसका भी एडमिन कौन था? रूस था, सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश। और इसका सिद्धांत भी वही था कि सामूहिक सुरक्षा, क्या कि सबकी सुरक्षा हम सब मिलके करेंगे। तो ये 2 ग्रुप बने। अब हुआ क्या? सोवियत संघ का विघटन क्या है, मतलब ये बात क्या है, कैसे विघटन हुआ, क्या चीज है? तो विघटन का अर्थ होता है किसी बड़े संख्या टूटकर कई स्वतंत्र देशों में बट जाना। सोवियत संघ बहुत से देश, बहुत यानी 15 देशों का एक संघ था, एक ग्रुप था, जो टूट के सारे देश अपने अपने स्वतंत्र हो गए, सब देश आजाद हो गए और सभी देशों ने अपना अपना लोकतंत्र स्थापित किया। तो उसका विघटन कहाँ आएगा? सोवियत संघ का। तो 1991 में सोवियत संघ टूट गया और उसके स्थान पर 15 स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए। कितने देश बने? 15। क्यों? कोई 15 देशों का समूह था। तो जब ये टूटेगा तो कितने देश बनेंगे? 15 देश बने। 1991 में सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो जाना ही सोवियत संघ का विघटन कहलाता है। अगर पूछ ले तुमसे कि सोवियत संघ का विघटन क्या है, तो क्या बताएंगे अपन कि जो सोवियत संघ है वो टूट के 15 स्वतंत्र देशों में जो बटा है उसी को सोवियत संघ का विघटन कहते हैं। कितने देशों में? 15 देशों में। तो ये जो विघटन हुआ है तो ये कोई एक दिन नहीं हो गया, इसकी एक प्रक्रिया है। क्या है? कोई सा भी काम होता है तो उसकी क्या रहती है? प्रक्रिया रहती है, नियमों के आधार पर ही कोई कार्य होता है। तो ये जो इसका विघटन हुआ, 15 देश थे, कोई छोटे 1-2 देश की बात भी नहीं थी कि सिर्फ 2 देश थे, दोनों देश की मर्जी आई, एक दिन हुआ अलग हो गए, नहीं, पूरे 15 के 15 देश थे। तो इसका एक घटित होने का बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसके बहुत से कारण भी है। तो क्या है प्रक्रिया इसकी? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है बाल्टिक गणराज्यों का विरोध। कौन से? बाल्टिक, यानी जो 15 राज्य थे, 15 देश थे, उनको हम अलग अलग
भौगोलिक स्थिति के अनुसार जानते हैं। तो उनके अलग अलग समूह थे। तो पहला समूह था बाल्टिक गणराज्य। क्या था? बाल्टिक गणराज्य। इसमें 3 देश थे, लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया। तो सबसे पहले इन 3 देशों ने स्वतंत्र गणराज्य की मांग करी। इन्होंने अपने देश के अंदर, आम जनता ने विद्रोह किया, बोला कि भाई हम तो स्वतंत्र देश बनेंगे, हम आपके सोवियत संघ में अब नहीं रहेंगे, हमको तो अलग कर दो, हमारे बर्तन अलग फेंक दो। तो सबसे पहले क्या हुआ? बाल्टिक गणराज्यों का विरोध। इन्होंने स्वतंत्रता की मांग करी और इन देशों ने सोवियत शासन का विरोध किया और स्वतंत्र राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। मतलब सबसे पहले शुरुआत किसने की? बाल्टिक देशों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? अन्य गणराज्यों में राष्ट्रवाद का उदय। जब इन्होंने विरोध किया और इन्होंने, बाल्टिक देशों ने मांग करी कि भाई हमको स्वतंत्र बनना है, तो इनको देखे देख जो दूसरे देश थे उन्होंने भी, उनके अंदर भी राष्ट्र भावना जागी और उन्होंने भी स्वतंत्रता की मांग करी। बाल्टिक देशों के बाद अन्य गणराज्यों में भी स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। जनता चाहती थी कि प्रत्येक गणराज्य अपनी सरकार स्वयं चलाए। यानी इससे पहले जो सरकार चलती थी वो सिर्फ सोवियत संघ में क्या थी? एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी सरकार थी। तो वहां जो आम जनता थी, जो अलग अलग देश थे, 15 देश और एक पार्टी, इससे पहले अलग अलग पार्टियां हुआ करती थी, परंतु सोवियत संघ में मिले तो क्या हुआ? एक पार्टी रह गई। तो समय के साथ साथ जब उस पार्टी की मनमानी चलने लग गई, तानाशाही होने लग गई, जनता और सरकार के बीच समन्वय नहीं बैठा, तो सबसे पहले बाल्टिक देशों ने क्या किया? स्वतंत्रता की मांग की। और इनको देखते हुए अन्य देशों में भी मांग तेज हो गई कि भाई हमको भी अलग देश की जरूरत है, हमारा देश भी स्वतंत्र रहेगा, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अगला, अगस्त 1991 का तख्ता पलट। अगस्त 1991 में क्या हुआ? 1985 में महासचिव बनाए गए थे सोवियत संघ के, कौन? गोरबाचे। तो गोरबाचे ने क्या हुआ भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ कट्टर नेता थे, गोरबाचे उदारवादी नेता थे, एक लंबी सोच वाले नेता थे, इन्होंने सुधार किए। परंतु क्या हुआ, जो पुरानी विचारधारा के नेता थे, पहले से जो पार्टी में अपना पांव जमाए हुए थे, जो पार्टी पे एकाधिकार चाहते थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि काम करो भाई, गोरबाचे सुधार कर रहा है तो क्या करें कि इसको हटा दो पद से। अब इसको पद से हटाने के लिए बहन की सरकार थी, तो तख्ता पलट करना चाहा, परंतु हुआ क्या? आखिर में सैनिक ने और आम जनता ने उन रूढ़िवादी नेताओं का सपोर्ट नहीं किया, तो तख्ता पलट नहीं हो पाया। पर उसका परिणाम ये निकला कि इनके अंदर की जो फूट थी वो जनता को पता चली। तो कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी के बारे में इस तख्ता पलट की कोशिश से पता चला कि भाई ये तो आपस में एक दूसरे को नहीं चाह रहे, तख्ता पलट चाह रहे, तो हम इस मौके का फायदा उठाएं और सभी राज्य, सभी देश स्वतंत्र हो जाए। तो क्या हुआ? अगस्त 1991 का तख्ता पलट। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कट्टर नेताओं ने, क्या, कौन से नेता? पुरानी विचारधारा वाले नेता ने गोरबाचे की सरकार को हटाने का प्रयास किया, लेकिन जनता और सेना के एक बड़े हिस्से ने उनका समर्थन नहीं किया। भाई उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जनता और सेना भी चाहती थी कि नई सरकारें आए। अगला क्या हुआ? रूस का नेतृत्व। बोरिस येल्त्सिन, ये जो नाम है बोरिस येल्त्सिन, ये क्या हुए? रूस के पहले राष्ट्रपति। तो बोरिस येल्त्सिन ने लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन किया। मतलब ये वहां के रूस के नेता थे बहुत बड़े, तो इन्होंने वहां पे लोकतंत्र का समर्थन किया। कहा कि भाई लोकतांत्रिक परिवर्तन होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी हटनी चाहिए। उन्होंने तख्ता पलट का विरोध किया और रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। अगर तख्ता पलट हो जाता तो क्या होता? वापस से कम्युनिस्ट पार्टी का कोई दूसरा महासचिव बनता, गोरबाचेव को हटा के। तो इन्होंने क्या किया? तख्ता पलट का विरोध किया और लोकतंत्र को मजबूती से रखा। येल्त्सिन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इस कारण क्या हुआ? रूस के अंदर येल्त्सिन की जो लोकप्रियता थी बहुत बड़ी, रूस की जनता ने इनको बहुत समर्थन किया। और सोवियत संघ इतिहास में इनकी जब लोकप्रियता बनी, तो जो रूस, जो सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहा था, जो मुखिया था सोवियत संघ का, वो खुद भी सोवियत संघ से अलग हो गए। तो इस प्रकार जब रूस जो एक मुख्य लीडर है, मान लो किसी ग्रुप का एडमिन है,
अगर एडमिन ही लेफ्ट हो जाएगा तो फिर ग्रुप बचेगा ही नहीं, फिर नाम मात्र शासन रहेगा, क्योंकि रूस के बराबर क्षेत्रफल में, आर्थिक स्थिति में, शस्त्र में, टेक्नोलॉजी में दूसरा कोई भी देश इसकी टक्कर में वहां पे सोवियत संगठन में नहीं था। तो क्या हुआ, जब ये हट गया तो सोवियत संघ नाम मात्र का रह गया, और नाम मात्र की चीज ज्यादा समय नहीं चलती। तो जैसे ही रूस ने अपना नेतृत्व लोकतांत्रिक किया, क्या कर लिया, लोकतांत्रिक कर लिया, तो भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अंत में क्या हुआ, 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। कब हो गया, अगर पूछा जाए कि सोवियत संघ का अंत कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1991 को। भाई जब इसका अंत हुआ तो क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो 15 अलग अलग देश बने। कितने बने, 15। सभी देश जो सोवियत संघ में थे सभी अलग अलग बने, और इनको जैसा भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्षेत्रफल के हिसाब से हम सबको अलग अलग देखते हैं, भौगोलिक आधार पर अलग अलग समूह में हमने बांट रखा है। जैसे ये वाला इलाका जो है, ये इसको हम कहते हैं बाल्टिक गणराज्य। इसमें 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। फिर आता है दूसरा गणराज्य, इसको हम कहते हैं स्वाल गणराज्य। इसमें हमारा आता है रूस, ये वाला भाग, ये 1, 2 और 3। कौन कौन सा आगे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, जो अलग हमारे स्वतंत्र राज्य बने। अगला है काकेश गणराज्य। कौन सा है, काकेश गणराज्य। काकेश गणराज्य में भी 3 देश है। कौन कौन से, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। अगला भाग गणराज्य है 5वां मध्य एशियाई गणराज्य, मतलब जो एशिया की तरफ थे, ये वाला जो भाग मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया में जो पड़ते हैं, ये 5 देशों को हम कहते हैं मध्य एशियाई गणराज्य। इसमें थी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। और एक भाग था पूर्वी यूरोपीय गणराज्य, मतलब जो यूरोप की तरफ मिल रहा था, पूर्व में यूरोप की तरफ मिल रहा था, वो था मालदोवा या मोल्दोवा। तो ये 15 देश अलग अलग बने। कब, जब इसका सोवियत संघ का या यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो कितने देश बने, कितने गणराज्य बन के निकले, 15, जिसमें सबसे बड़ा रूस था। अब जब ये देश अलग अलग टूटने लगे तो क्या हुआ, भाई सोवियत संघ समाप्त तो हो गया, परंतु इन देशों ने आपस में एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल। क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल, CSI। इन सभी देशों ने, इनमें से कुछ देशों ने मिलकर क्या क्या, एक अलग से एक संगठन बनाया, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल। क्यों बनाया, क्योंकि इनकी जरूरत थी। अगर नहीं बनाएंगे तो इनको सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, सारी चीज की जरूरत पड़ती है। मान लो देश नया नया अलग होता है तो क्या होता है, जरूरत लगती है। तो इन देशों ने आपस में परस्पर सहयोग की नीति अपनाई कि भाई तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकांश नए स्वतंत्र देशों ने मिलकर राष्ट्रमंडल का गठन किया। काय का गठन किया, राष्ट्रमंडल का। इसमें कौन से देश थे, जो सोवियत संघ से विघटित हुए थे या तो कहीं अलग हुए थे। अब इनका उद्देश्य क्या था भाई, कि भाई हम अलग हुए तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपसी सहयोग बनाए रखना, आर्थिक संबंध जारी रखना, मतलब पैसे का लेन देन की भाई अगर जरूरत पड़ी, कोई सा भी उद्योग स्थापित करने की या कोई टेक्निक लाने के लिए पैसे की जरूरत है तो आप एक दूसरे की हम मदद करेंगे। और तीसरा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग, यानी कि भाई अगर ऐसा हुआ कि हम 15 देश अभी अलग हुए हैं, हो सकता है कि कोई देश कमजोर हो तो दूसरा देश अगर आक्रमण कर दे तो तुम मेरी मदद करना, और साथ में हमारा जो विदेशी व्यापार है ये भी चलता रहे। हम आपके यहाँ से कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, और आप भी हमारे यहाँ से कुछ खरीदो और कुछ बेचो। तो क्या हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तुरंत राष्ट्रमंडल बना, CSI का गठन कर लिया। कौन से देशों ने किया, जो नए स्वतंत्र हुए थे, जो सोवियत संघ से थे। पूंजीवादी राज्य अमेरिका के गुट वाला एक भी देश में नहीं था उस समय। अब विघटन के क्या प्रमुख परिणाम हुए, भाई विघटन हुआ, कारण थे तो क्या परिणाम हुआ। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला कारण क्या परिणाम हुआ, कि 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समाप्त हो गई। यानी पहले दुनिया जो 2 ध्रुवों में बट रखी थी, एक पूर्वी एक पश्चिमी, एक पहली दुनिया एक दूसरी दुनिया, एक पैसे को लेकर चलने वाली और एक समाज को लेकर चलने वाली,
तो क्या हुआ, पैसा जीत गया और समाज को चलने वाली दुनिया एक समय के बाद जब भ्रष्टाचार बढ़ा, नौकरशाही बढ़ी, तो वो उसका अंत हो गया। तो दो ध्रुवी विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई। अगला क्या परिणाम निकला, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। जब एक दल समाप्त हो जाएगा तो फिर बचा क्या, दूसरा दल, प्रथम दल पूंजीवादी दल, तो उसमें लीडर कौन है, उसका मुखिया अमेरिका। तो क्या होगा भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बना। क्या बना, अमेरिका देश दुनिया की महाशक्ति बनके उभरा। और जब दो ध्रुवी विश्व व्यवस्था समाप्त होगी, दो ध्रुव में से एक ध्रुव समाप्त हो जाएगा, तो इन ध्रुवों के बीच में आपस में क्या चल रहा था, कोल्ड वार, शीत युद्ध चल रहा था, मतलब वैचारिक युद्ध चल रहा था। असलियत में कोई युद्ध नहीं था, परंतु परस्पर एक डर बना रहता था। तो इन अगर एक ध्रुव खत्म हो गया, समाप्त हो गया मान लो, तो क्या हो जाएगा, जिस युद्ध की आशंका थी, वो युद्ध की आशंका भी समाप्त हो गई। तो क्या समाप्त हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। और अगर एक ध्रुव समाप्त हो जाएगा दो में से, तो क्या बचेगा, एक ध्रुव बच जाएगा। तो नई विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवी व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या हुई, एक ध्रुवी, दो ध्रुव थे भाई, एक ध्रुव हट गया। जैसे मान लो कोई चुनाव लड़े, दो जने ने फार्म भरे, एक ने अपना फार्म वापस खींच लिया या किसी कारण से उसका फार्म रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति, एक कैंडिडेट रह जाएगा, तो निर्विरोध जीतेगा, उसके विरोध में कोई रहेगा ही नहीं। तो निर्विरोध को क्या हो गया, अमेरिका हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। और जो नया ध्रुव बना वो क्या बना, एक ध्रुवी, मात्र एक ध्रुव रह गया। पहले दो थे, एक का अंत हो गया, तो बचा कितना, एक ध्रुव। वैश्वीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा मिला। भाई हुआ क्या, जब एक संगठन ही समाप्त हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो वो जो देश थे, अलग अलग देश थे, उनने क्या किया, जो अपने पड़ोस में देश लग रहे थे, चाहे वो दूसरे गुट में थे या वो गुट निरपेक्ष थे, उनके साथ भी अपना व्यवसाय रोजगार बढ़ाया और उदारीकरण की नीति अपनाई। जहां पहले अपने नियम बहुत से कठोर कर रखे थे, इन्वेस्टमेंट को लेके, निजीकरण को लेके, तो उन सब में उदारता की नीति अपनाई। विश्व राजनीति में नए देशों का उदय हुआ। अगर ये सारे दो संगठन में चल रहा था, एक संगठन समाप्त हुआ, तो क्या हुआ, दुनिया में 15 अलग अलग देश उभरे और उन्होंने विश्व पटल पर अपना अलग अलग योगदान दिया, नई राजनीति लेकर आए। तो विश्व राजनीति में नए देशों का उदय हुआ। अब अगर विश्व राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक बात है भारत पे उसका प्रभाव पड़ना ही है। और अगर रूस पे या सोवियत संघ पे कोई सी भी चीज आई है तो भारत का बहुत अच्छा मित्र कौन सा देश है, सबसे सटीक मित्र है हमारा रूस, जो हर समय हर परिस्थिति में क्या करता है, हमारी मदद करता है। जैसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड होता है, चाहे आधी रात को फोन लगा दो तो वो पैसे की मदद हो तो पैसे पहुंचाता है, अगर उसकी जरूरत हो तो वो खुद भी रात 12 बजे भी अपने आने के लिए तैयार होता है, चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कहीं भी हो, कहीं जाना भी हो तो खाली उसको इतना बोलना कि चल, ये भी नहीं पूछता कि जाना कहाँ है, और पीछे बैठ के चल देता है। तो उसी प्रकार हमारा सबसे अच्छा दोस्त तो कौन था, रूस था, सोवियत संघ था। तो जब उसका विघटन होगा तो स्वाभाविक बात है कि भारत पे उसका कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो क्या पड़ा कि भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र देश समाप्त हो गया। क्या हो गया भाई, पहले सोवियत संघ था तो 15 देश का मुखिया एक ग्रुप था, तो भारत को क्या करना था, खाली एक व्यक्ति से मित्रता रखनी थी, नीचे 15 से ऑटोमेटिक हो जाती थी। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे थे तो बाकी 14 जो देश थे वो भी रूस के साथ थे, सोवियत संघ में थे, सोवियत संघ से हमारे संबंध अच्छे थे। तो क्या हुआ, बाकी से मित्रता करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, ऑटोमेटिक वो हमारे मित्र बन जाते थे। जैसे दोस्तों का दोस्त रहता है। तो इसमें क्या सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि हमने हमारा एक महत्वपूर्ण मित्र देश समाप्त हो गया, मतलब हमारी जो मित्रता के देश का जो सोवियत संघ था वो समाप्त हो गया। भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करना पड़ा। अब इसके कारण क्या हुआ कि भाई भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी। जो बाकी देश थे उनके साथ भी अलग अलग हमें संबंध स्थापित करने पड़े, उनके साथ भी हमने वैश्विक व्यापार किया। और हमारे जो दूसरे देश थे अमेरिका वगैरह या और अन्य देश थे फ्रांस वगैरह, इधर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके साथ भी हमने हमारे संबंध बढ़ाए। भारत ने रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, परंतु भाई महत्वपूर्ण मित्र देश समाप्त हो गया। फिर भी महत्वपूर्ण देश कौन सा था, सोवियत संघ, और सोवियत संघ का लीडर कौन था, मुखिया रूस।
तो हमने क्या किया, रूस के साथ मैत्री बरकरार रखी और आज भी रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। तुम भी देखते होंगे कि रूस के साथ हमारे संबंध है, हमारे बहुत से हथियार है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ हम आज भी रूस से आयात करते हैं, निर्यात भी उनको बहुत सारी चीज़ करते हैं। मोदी जी व्लादिमीर पुतिन के बीच में अच्छी खासी मित्रता है, तो वो मित्रता आज से नहीं है कि अपन आज देख रहे हैं कि यार मोदी जी ने मित्रता कर दी, बहुत पहले से रूस हमारा मित्र है। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या करना पड़ा, 1991 में भारत ने आर्थिक उदारवादी की नीति अपनाई। उदारवादी वही मतलब दूसरे देशों को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए अपनी नीतियों में, अपने टैक्स में छूट देना और नियमों को हल्का करना, कठोर नियम बदले और नियमों को लचीला किया। दो ध्रुवीयता का अंत हुआ तो कितने बने, एक ध्रुव बना और एक नई विश्व व्यवस्था बनी। भाई ध्रुव एक चाहे एक बन गया अमेरिका, पर इसके बाद भी जो नए देश बने और हर देश का अलग अलग अपना एक महत्व रहा, तो एक नई विश्व व्यवस्था बनी। क्या बनी, एक विश्व अलग से ही विश्व व्यवस्था बनी। पहले क्या था, क्लियर था कि भाई दो अलग अलग महाशक्तियां है, दोनों अपने को जहां फायदा है दोनों में से एक के साथ अपन हो लो, अपना काम हो जाएगा। पर जब एक ग्रुप ही चला गया तो क्या हुआ, एक नई विश्व व्यवस्था ने जन्म लिया। तो 1991 में जब सोवियत संघ के विघटन के साथ लगभग 45 वर्षों से चली आ रही दो ध्रुवी विश्व व्यवस्था, कितने साल से चली थी, 45 साल से, वो समाप्त हो गई और इसके बाद विश्व राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ जिसे हम नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि नई विश्व व्यवस्था किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे कि जब दो ध्रुव समाप्त हुए, 45 वर्षों से चले आ रहे थे वो ध्रुव समाप्त हो गए, तो अब जब वो चीज समाप्त हो गई तो फिर क्या हुआ, विश्व पटल पे एक नई व्यवस्था चालू हुई और उसी नई व्यवस्था को, उन्हीं नई राजनीतिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, नई विश्व व्यवस्था। अब दो ध्रुवीयता क्या थी, यह पाठ में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दो ध्रुवीयता क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश दुनिया दो गुटों में बढ़ गई। पहला गुट संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट और दूसरा सोवियत संघ समाजवादी गुट। दोनों ने अपने अपने ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप, और लोगों को ऐड कर लिया कि भाई आ जाओ तुम मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ, तुमको कोई भी जरूरत पड़े मेरे से बोलना, तुमको किसी ने हाथ लगा दिया तो मेरे को हाथ लगाया, ये सारी चीजें बोली और अपना अपना दोनों गुट चलाने लगे। पर 1991 में क्या हुआ, एक ग्रुप में से सब व्यक्ति लेफ्ट हो गए। कौन से ग्रुप में से, सोवियत संघ से। इसमें जो 15 व्यक्ति जुड़े हुए थे, 15 में से सबसे पहले 3 लेफ्ट हुए, फिर रूस लेफ्ट हो गया और धीरे धीरे सारे 1991 में सभी लेफ्ट हो गए और ग्रुप को डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने से क्या हो गया कि भाई ये दो ध्रुव जो थे, दो ग्रुप थे, खत्म हो गए, एक ही ग्रुप बचा। तो दो ध्रुवीयता क्या थी कि विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों में बढ़ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसी को हम दो ध्रुवीय व्यवस्था कहते थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ विश्व की दो महाशक्तियों पर आधारित व्यवस्था समाप्त हो गई और इसे दो ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है। मतलब अंत किसे कहा जाता है, तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और एक व्यवस्था समाप्त हो गई, सिर्फ एक व्यवस्था रह गई, तो दो ध्रुव थे, एक ध्रुव मर गया, खत्म हो गया, विघटन हो गया, अंत हो गया उसका, तो क्या कहेंगे, एक ध्रुव अंत हुआ तो क्या कहेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया और दुनिया में सिर्फ एक ध्रुव बच गया। अब एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था क्या थी, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल अमेरिका ही विश्व की सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली महाशक्ति बचा था। क्या बचा था कि भाई जब एक ध्रुव समाप्त हो गया तो वही घूम फिर के बात आ रही कि जब दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ, तो सोवियत संघ समाप्त होगा तो स्वाभाविक बात है कि जो ग्रुप बचा रहेगा उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसका उत्साहवर्धन बढ़ेगा। तो सबसे शक्तिशाली महाशक्ति कौन बना, अमेरिका। और इसी कारण इस नई व्यवस्था को एक ध्रुवी व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था। एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था। अब इसकी विशेषता क्या थी कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बना, दूसरा आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ गया। मतलब अमेरिका का अन्य देशों में आर्थिक पैसे को लेके, उनके आंतरिक मामलों को, राजनीतिक मामलों को लेके, भाई कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा, आज भी अमेरिका यही काम करता है, कुत्ते लड़ाने का काम करता है अमेरिका।
एक देश में दो पार्टियां हैं, दोनों में से एक पार्टी को फंडिंग करेगी जो विपक्ष में रहेगी या पक्ष में रहेगी, और जो उसके कहे के अनुसार चलेगी, उसके देश के फायदे के लिए चलेगी, उसका तो सपोर्ट करेगी। परंतु अगर वो सत्ता में है और अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया, अगर उसका कहना नहीं माना, तो क्या करती है, विपक्ष पार्टी को फंडिंग करती है, दूसरे लोगों को फंडिंग करके वहां पे सत्ता परिवर्तन करवा देती है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में हुआ, नेपाल में करवाया गया, इससे पहले श्रीलंका में हुआ था। तो ये सारी चीजें अमेरिका के लिए आम बात है। वो वहां के राजनीतिक और जो सैन्य है, सैन्य संगठनों में भी वो अपना प्रभाव बनाए रखती है। जैसे पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले थे, दो देशों के बीच की लड़ाई या किसी एक जगह को लेकर लड़ाई या कोई और बड़ी विश्व समस्या है, राजनीतिक समस्या, महामारी कुछ भी हुई, तो उसमें क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण कर ली। ये मतलब मुखिया बने, पटेल बन के बैठ गया। कौन बना पटेल? एक ध्रुवीय व्यवस्था का मुखिया कौन था, या पटेल बनने का शौक किसे था? तो ये पटेल कौन बन के बैठा है, मुखिया लीडर कह दे, वो हमारा अमेरिका। नई विश्व व्यवस्था का क्या मतलब है भाई? नई विश्व व्यवस्था बनी, एक ध्रुव बना, नई विश्व व्यवस्था बनी, तो उसको सीधे शब्दों में क्या कहे, तो विश्व राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए प्रकार के परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? नए प्रकार के, यानी जो नए देश बने थे वो बाकी और भी गुटनिरपेक्ष देश थे, वो सभी में राजनीतिक, आर्थिक नए नए परिवर्तन हुए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरे देशों से उनके संबंधों में जो नए प्रकार के परिवर्तन हुए, क्योंकि स्वाभाविक बात है, एक चीज अंत हो गई तो उनको नए संबंध बनाने पड़ेंगे। भाई तुम्हारा पड़ोसी छोड़ के चला जाए और नया पड़ोसी आके बैठ जाए, तो फिर अपन क्या करते हैं, उस नए पड़ोसी के साथ धीरे धीरे मेलजोल बढ़ाते हैं। भाई उसको चाय पिला दी, चाय पी रहे तो हालचाल पूछ लिया, तो क्या हुआ भाई, अपन ने अपने नियमों में परिवर्तन किया। चाहे पुराने पड़ोसी से अपना कैसा ही बोलचाल रहा हो, पर क्या किया, अपना नया पड़ोसी बना तो उसके साथ हमने अपने संबंध सुधारने की कोशिश की। तो इस व्यवस्था में लोकतंत्र, वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित अधिक बल दिया जाने लगा। मतलब जो एक विश्व व्यवस्था थी, इसमें क्या किया गया भाई, लोकतंत्र पे, काय पे, लोकतंत्र मतलब जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। वैश्वीकरण मतलब विश्व के दूसरे देशों में, हर देश में दूसरे देश की कंपनियां या बैंकें या इन्वेस्टर आके अपना पैसा लगा सकते हैं। मुक्त व्यापार मतलब आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो, एक देश से अपने देश में किसी भी कोने में या दूसरे देश में जाकर भी व्यापार कर सकते हैं। मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब एक देश दूसरे देश को सहयोग प्रदान करेगा बिना किसी झिझक के। तो इन पे बल दिया गया है। यही है हमारी एक नई विश्व व्यवस्था। अब इस नई विश्व व्यवस्था की विशेषता क्या क्या है भाई? कोई सी भी चीज अगर बन के आएगी, निकल के आएगी, नहीं आएगी, तो उसके लाभ भी होंगे, उसके हानि भी होंगे, उसकी विशेषता भी होगी और उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी रहेंगे। तो इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी पहली विशेषता अमेरिका का प्रभुत्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बना। उसका प्रभाव राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और सैन्य क्षेत्र में बढ़ गया। क्या हुआ? सबसे पहला कि भाई अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा, ये इसकी विशेषता है। दूसरी, वैश्वीकरण का विस्तार, देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और संचार तेजी से बढ़ने लगा। विश्व के देश एक दूसरे पर अधिक निर्भर होने लगे। यानी पहले जो देश दूसरे देश के साथ संबंध नहीं कर रहे थे, आयात निर्यात नहीं कर रहे थे, क्या हुआ, जब एक नई विश्व व्यवस्था बनी तो स्वाभाविक सी चीज है कि वो दूसरे देश के साथ आयात निर्यात बहुत आसानी से करने लगे। तो उससे क्या बढ़ा? वैश्वीकरण बढ़ा। अगला, उदारीकरण। अनेक देशों ने सरकारी नियंत्रण कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना शुरू किया। भारत ने भी 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई। उदारीकरण यानी जो गवर्नमेंट वहाँ की रहती है वो अपने देश में उद्योग डालने के लिए, रोजगार डालने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए क्या करती है, कुछ नियमों का निर्धारण करती है। तो मान लो कोई बाहर से, दूसरे देश से आकर अगर हमारे देश में फैक्ट्री डालता है तो हम क्या करते हैं, उस पर उसके लिए नियम कड़क कर देते हैं, एनओसी लेने के लिए प्रोसेस कड़क कर देते हैं, उस पर टैक्स ज्यादा लगाते हैं।
तो उससे क्या होता है, कोई भी आदमी आ गा रहा है यार कि वहाँ दूसरे देश में निवेश करना है, भारत में निवेश करना है, तो वहाँ तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा, अगर बैंक से लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, जब मजदूरी दर ज़्यादा रहेगी तो हम क्या करें कि यार वहाँ तो नहीं जाए, धंधा नहीं करें। पर जब हम उदारीकरण की नीति अपनाएंगे, हम कहेंगे कि काम कीजिए, आप आइए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, आप उद्योग डालिए, हम आपको स्पेशल सुविधा देंगे, या यूं कहें कि जो हम भारत के नागरिकों को ब्याज दर पे पैसा देते हैं या जो टैक्स लेते हैं, सेम टैक्स आपसे भी लेंगे, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। तो मतलब हमने उनके प्रति क्या दिखाई, उदारता दिखाई। क्या दिखाई, उदारता। तो वही होता है उदारीकरण। निजीकरण का बढ़ा, क्या बढ़ा, निजीकरण। अब निजीकरण क्या होता है, हमने पढ़ा सोवियत संघ में उद्योग धंधों पे किसका अधिकार था, सरकार का अधिकार था, निजी लोगों को नाम मात्र का अधिकार था। निजी मतलब स्वयं का, तो सरकारी उद्योग में निजी भागीदारी बढ़ने लगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर। क्या, प्राइवेट सेक्टर। जैसे आज हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर है, साथ में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और काम करते हैं, जिससे देश दुनिया जल्दी से विकास करता है। जैसे हमारे भारत में ही गवर्नमेंट अस्पताल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्या बेनिफिट हुआ, तो भाई मान लो कोई व्यक्ति सरकारी में इलाज करा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ भीड़ ज़्यादा है और हर जगह सरकारी अस्पताल नहीं बने हुए, तो उन कस्बों में, क्षेत्रों में अगर निजीकरण प्राइवेट अस्पताल बना दिए गए तो आदमी वहाँ भी अपना इलाज करा के स्वास्थ्य सुविधा ले सकता है। स्कूल हुए, सरकारी स्कूल भी है, साथ में प्राइवेट स्कूल भी है। तो वे उसी प्रकार बहुत से उद्योग गवर्नमेंट के हैं, तो बहुत से उद्योग अपने टाटा, अंबानी, अडानी, इनने भी लगा रखे थे। ये क्या, इनके निजी उद्योग है। पर एक समय क्या था सोवियत संघ में, ये सारी चीज सरकार के अंतर्गत आती थी, आम लोगों को इसका अधिकार था ही नहीं, आम आदमी को बहुत नाम मात्र का अधिकार था। पर क्या हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो निजीकरण बढ़ा, तो सरकारी उद्योगों में निजी भागीदारी बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी, निजी भागीदारी बढ़ने लगी। इससे प्रतिस्पर्धा, मतलब अगर निजी लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट था तो किसी को फिक्र ही नहीं थी, और जब निजी हो गया तो क्या हुआ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की से प्रतिस्पर्धा करने लगा, होड़ करने लगा, उसकी बराबरी करने लगा कि भाई ये सामान अगर 100 रुपये में बना के मार्केट में 150 में बेच रहा है, तो मैं 100 में बना के इसको 140 में बेचूंगा। सामने वाला 140 में बेच रहा है, तो फिर अपन क्या कहेंगे कि यार ये 140 में सामान बेच रहा है, इसमें फला फला क्वालिटी दे रहा है, तो मैं सेम क्वालिटी 130 में 135 में दूंगा, मतलब रेट भी कम करूंगा और क्वालिटी भी दूंगा। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी और उत्पाद क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया। और साथ में क्या हुआ कि भाई जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है उस चीज का उत्पाद बढ़ेगा। लोकतंत्र का विस्तार, पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवादी शासन समाप्त हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का विस्तार होने लगा। कब होने लगा, 1991 में जब सोवियत संघ का गठन हुआ। क्योंकि उससे पहले वहां क्या था, एक पार्टी थी, मात्र एक पार्टी को वोट आपको डालना था। तो अगर एक ही पार्टी को वोट डालेंगे तो उसने तो कैसा भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अच्छा बुरा। तो लोकतंत्र ये थोड़ी हुआ। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जहां आपके पास चॉइस हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मत दे सके, चुनाव में खड़ा कर सके, और आप निर्धारित कर सके कि यार ये व्यक्ति खराब है और ये अच्छा है, ये पार्टी खराब है, इसके नीति नियम खराब है, और ये पार्टी ये अच्छी है, इसका मैनिफेस्टो अच्छा है, ये वादे कर रही है, ये काम करके देगी, इसको हमने देखा है। तो जहां हमारे पास ऑप्शन हो, क्या हो, विकल्प मौजूद हो। तो पहले क्या था, कोई विकल्प नहीं था, एक पार्टी थी। फिर हुआ क्या, जब विघटन हो गया तो नई विशेषता क्या बेनिफिट हुआ, विशेषता क्या कि भाई लोकतंत्र का विस्तार हुआ। जहां देशों में सोवियत संघ था या राजतंत्र था, वहां पर भी क्या हो गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गई। अब ये इसकी विशेषता थी काय की, नई विश्व व्यवस्था की। तो मैंने आपको बताया भाई उसकी विशेषता भी रहेगी, उसके प्रभाव भी पड़ेंगे और उसके भारत पे भी प्रभाव पड़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, काय पे, जब दो ध्रुव समाप्त हुए और एक ध्रुवीय व्यवस्था हुई, नई विश्व व्यवस्था आई, तो उसका मन में ख्याल आएगा ना कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, भाई क्या बेनिफिट हुए। बेनिफिट तो देख ली, विशेषता देख ली, पर इसका कुछ प्रभाव भी रहा क्या, तो प्रभाव रहा। सबसे पहला मेन, शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार, गांव की भाषा में कहें तो मन से मन का युद्ध। असलियत में कुछ हो ही नहीं रहा था, खाली मन में युद्ध चल रहा था कि वो मार देगा यार, तो इससे पहले अपन उसको मार दो, मन मन में ही चल रहा था। तो शीत युद्ध समाप्त हुआ, हथियारों की होड़ कम हुई,
भाई अगर महत्वपूर्ण कारण है सोवियत संघ के खत्म होने का तो क्या था, हथियार की दौड़। अपने जनता को सुविधा देने के बदले सोवियत संघ काय पे आंखें गड़ाए बैठा था कि मैं अमेरिका से हथियारों में पीछे नहीं रह जाऊं, मैं पूंजीवादी व्यवस्था से, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार में पीछे नहीं रह जाऊं, मेरे पास हथियार ज्यादा रहने चाहिए। तो सोवियत संघ ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पैसा काय पे लगाया, हथियारों पे लगाया। तो नई विश्व व्यवस्था आने से क्या हुआ भाई, हथियारों की दौड़ ही खत्म हो गई, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया। शीत युद्ध क्या था, एक मन में भय युक्त वातावरण पैदा करना, आसपास भय युक्त वातावरण पैदा करना था। तो जब वातावरण ही समाप्त हो गया भय का, युद्ध का, तो क्या हो जाएगी, फिर आदमी को हथियार की जरूरत ही नहीं है। कि मान लो भाई तुम्हारे गांव मोहल्ले में तुम बैठे हो, कोई कहते एक आदमी आके बोल देगा कि गली में पागल कुत्ता घूम रहा, काट खाएगा, तो क्या हुआ, डर बैठ गया मन में, क्या कुत्ता है। तो फिर क्या करो, अपन बोले कि ला बेटा लट ला, तो यहीं दरवाजे के यहीं रख दे, जैसे ही आगा यहीं से उठा के मार देंगे। और कह देगा यार कुत्ता तो दूसरे गांव भाग गया है तो मर गया, तो फिर अपन क्या करेंगे, वो जो लट दरवाजे पर रखा है उसको बोले आप इसकी क्या जरूरत, अंदर रख दे, अंदर ऊपर कहीं भी रख दे, जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, विश्व में नए देशों का उदय हुआ। स्वाभाविक सी बात है, जब संयुक्त संघ का विघटन हुआ तो क्या हुआ, 15 नए देश बने। पहले 15 देशों को हम एक नाम से जानते थे, सोवियत संघ के नाम से। फिर क्या हुआ, 15 विश्व में नए अलग अलग देशों का उदय हुए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी। पहले अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय संगठन कितने थे, सिर्फ 2 थे, पूंजीवादी और साम्यवादी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। फिर क्या हुआ, और भी अलग अलग देशों ने 5 देश मिलके, 7 देश मिलके जैसे बना रखे हैं, नोटो बना हुआ है, CSI बना हुआ है, ब्रिक्स बना हुआ है हमारा। तो ऐसे अलग अलग बहुत से अंतरराष्ट्रीय संगठन बढ़े। और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका शांति स्थापना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण हो गई। संयुक्त राष्ट्र UN सभी राष्ट्रों का समूह, इसका कार्य है कि पूरे सभी देशों को देखना है, अगर कोई नया देश बन रहा तो उसको मान्यता देना, क्या करना, मान्यता प्रदान करना कि भाई हाँ हम तुमको भी देश के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र थे, सभी राष्ट्रों मतलब इसमें सभी देश आ जाएंगे, सभी देशों की भूमिका शांति स्थापना की ओर बढ़ी। काय की तरफ बढ़ी कि भाई शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर दुनिया में शांति रहेगी, देशों में शांति रहेगी तो हम हमारी उन्नति करेंगे, एक उन्नत जीवन जिएंगे, शांत जीवन जिएंगे। तो उससे क्या होगा कि फालतू का टेंशन व्यक्ति के मन में नहीं रहेगा, तो 100 साल जिंदा रहेगा। और अगर टेंशन करता रहेगा तो क्या होगा, अटैक आएगा, मर जाएगा। तो टेंशन खत्म कर दी, काय की शांति स्थापना करके युद्ध की टेंशन खत्म हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहला शीत युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा हथियारों की होड़ कम हो गई, तीसरा विश्व में नए देशों का उदय हो गया, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ गई। पहले सिर्फ 2 संगठन थे, आज बहुत से संगठन अंतरराष्ट्रीय हो गए। भारत पर प्रभाव, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट रहा इस चीज का, नई विश्व व्यवस्था का। तो क्या रहा, सोवियत संघ भारत का घनिष्ठ मित्र था, कहने की बात नहीं है। तो इसके विघटन के बाद भारत ने अपने विदेश नीति में बदलाव किए। तो पहला क्या रखा, रूस के साथ मित्रता जारी रखी, चाहे सोवियत संघ समाप्त हो गया परंतु जो रूस था उसके साथ हमारी मित्रता आज भी वैसी जैसे सोवियत संघ के समय थी। अमेरिका से संबंध मजबूत किए, कहाँ से, जब सोवियत संघ समाप्त हुआ तो फिर क्या बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमने रूस के साथ साथ अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों में सुधार किया, मजबूत किए। 1991 में आर्थिक उदारीकरण अपनाया, क्या अपनाया, उदारीकरण। उदारीकरण मतलब किसी भी कार्य को सरल तरीके से करवाना, किसी बाहरी कंपनी को, बाहरी इन्वेस्टर को अच्छे, सरल और कम रेट में सुविधा प्रदान करवाना, ताकि वो अपने यहाँ आए, इन्वेस्ट करे, उद्योग लगाए और यहाँ के लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव बढ़ा, मतलब जो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से वहां से हमने जुड़ाव किया और विदेश व्यापार में वृद्धि हुई, विदेशी व्यापार में हमारे वृद्धि हुई। क्योंकि जैसे सोवियत संघ समाप्त हुआ तो हमने हर देश में हमारा विदेशी व्यापार बढ़ाया, अलग जो 15 देश बने वहां भी किया, और पहले जहां हम जिस देश में हम व्यापार नहीं करे तो उसके साथ भी हमने विदेश नीति हमारी सरल की और हमारा व्यापार उन देशों के साथ बढ़ाया। तो प्रभाव क्या क्या पड़ा, पहला रूस के साथ हमारी मित्रता वैसी रही, साथ में हमने अमेरिका से भी मित्रता करी,
अमेरिका से मित्रता करने के साथ आर्थिक उदारीकरण लाए हम, विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े और विदेशी व्यापार को बढ़ाया, आयात निर्यात हमने बढ़ाया। ये जो नई विश्व व्यवस्था थी इसके लाभ क्या थे और इसकी हानि क्या क्या हुई, इससे क्या बेनिफिट हुए आदमी को। मान लो अपन कुछ भी खा रहे हैं, शरीर के अंदर जा रहा है तो क्या होता है, वो चीज एक तो पौष्टिक आहार भी अगर आप खा रहे हैं तो क्या पोषण दे रहा है, पर जरूरत से ज्यादा होने पर वो नुकसान भी करता है। तो जब दो व्यवस्था थी तो उसके भी लाभ हानि थे, एक हो गई, एक नई विश्व व्यवस्था बनी तो इसका कुछ लाभ हुआ तो ये कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचा रही है। तो लाभ क्या हुआ, लोकतंत्र का विस्तार हुआ। भाई पहले सोवियत संघ में क्या थे, 15 देश थे, अब 15 देश में क्या हो गया, एक देश एक संगठन समाप्त हुआ तो 15 ही देशों में क्या चालू हो गया, लोकतंत्र। क्या बन गया, लोकतंत्र चालू हो गया। वहां पे वहां की जनता ने लोकतंत्र को अपनाया, वोटिंग सिस्टम चालू हुआ, बहुदलीय बहुत से दल बने, पहले एक दल था फिर वहां 2 दल 3 दल 4 दल बने, लोगों के पास ऑप्शन हुए, तो काय का विस्तार हुआ, लोकतंत्र का। दूसरा, वैश्विक व्यापार में वृद्धि, मतलब एक देश, मान लो भाई हम भारत यहाँ है, हमारे पड़ोस में क्या लग रहा है, चीन लग रहा है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है ना, पड़ोसी देश है, रूस है वगैरह, सारी चीज पड़ोस में है। अब हमने क्या किया, पहले अगर हम एक संगठन से जुड़ गए थोड़ी देर के लिए कि अमेरिका के साथ जुड़ जाते मान लो, तो क्या था, हम हमारा जो भी सामान था विदेश पहुंचाना था, कहाँ पहुंचाएंगे, अमेरिका। कितना लंबा पड़ेगा हमें, इधर के देशों के साथ हम संबंध कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई इधर जो कुछ देश थे वो सोवियत संघ के साथ थे, तो अगर सोवियत संघ से हमारा संबंध नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, अमेरिका के साथ ही व्यापार करेंगे। पर अगर हमारे संबंध सबसे अच्छे रहे, हम किसी गुट में ना रहेंगे, और जब एक गुट खत्म हो जाए तो क्या हुआ, मान लो अपने पड़ोस में देश, हम इनके साथ ही विदेशी व्यापार करें, वो साथ में दूसरे जो दूर दराज के देश है विदेश, वहां भी हम व्यापार करेंगे, तो क्या हुआ, वैश्विक व्यापार बढ़ा, मतलब विश्व में व्यापार बढ़ने लगा। पहले क्या था भाई, सोवियत संघ बन रखा था तो वो कुछ भी उत्पाद करता था वो अपना आपस के 15 देशों में इधर उधर करता रहता था, बाहर नहीं बेचते थे, या बहुत कम दर में, बहुत कम मात्रा में, क्यों, तो उसको वही जरूरत पड़ती थी। पर जब विघटन हो गया तो क्या हो गया भाई, वो देश स्वाभाविक है कि बाहर भी भेजने लगे, उनकी मर्जी। नई तकनीकों का विकास हुआ, नई तकनीकें आई, विज्ञान ने बहुत तरक्की करी, अलग अलग देशों ने अपने स्वयं के देशों में उपग्रह बनाए, मिसाइलें बनाई और बहुत सारी खोज वगैरह की, और नई तकनीक के साथ काम करने लग गए, देशों के बीच सहयोग बढ़ा। जब सोवियत संघ खत्म हुआ और एक नई विश्व व्यवस्था चालू हुई तो क्या हुआ, अड़ोस पड़ोस के देश, दूसरे देशों ने परस्पर मिलकर एक दूसरे के सहयोग की भावना जगी और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने लगे। तो क्या हुआ, आसपास के देशों में सहयोग की भावना बढ़ी और आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई। अगर वैश्विक व्यापार होगा, नई तकनीक आएगी, एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा, तो फिर अगर सारी चीज होगी तो स्वाभाविक सी बात है, ये सारे काम पैसे से ही होते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो अगर पैसे से होगा तो आर्थिक अवसरों में वृद्धि हो जाएगी। मान लो व्यापार करेंगे तो पैसा आएंगे, पैसा आएंगे तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो ये तो इसके लाभ थे, पर हानि क्या हुई, अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव हुआ। क्यों हुआ अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव, क्योंकि पहले 2 संगठन थे, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी। पूंजीवादी का प्रमुख कौन था, लीडर कौन था, एडमिन कौन था, अमेरिका। और जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो क्या बचा, सिर्फ अमेरिका, तो इसका अत्यधिक प्रभाव बढ़ा। दूसरा, विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता हो गई। एक देश तो वो थे जो पहले विकसित हो गए थे, अब उनको किसी चीज के विकास की जरूरत ऐसी नहीं थी, मतलब आवश्यकता की सारी वस्तुएं थी, गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, तो वो अपना जीवन उन्नत तरीके से जी रहे थे। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित विकासशील है, मतलब आज भी उस स्थिति पहुंचने के लिए अपना विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ये जो 2 परिस्थितियां देशों के बीच, एक देश विकसित और एक विकासशील, इन दोनों में बहुत अंतर है। 19-20 का अंतर नहीं है, पूरे 19 लाख का अंतर है इनमें। कितना अंतर है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि खाली 19-20 का अंतर है, 19 लाख का अंतर है। यानी आज अगर कहें कि अमेरिका का जो डॉलर है वो बहुत मजबूत है, वहीं अगर जो विकसित देश से बेचारे जो विकास ही कर रहे हैं अभी, उनकी मुद्रा देखी जाए यूएस डॉलर की तुलना में तो बहुत कम है। तो क्या हुआ, असमानता बहुत ज्यादा हो गई, क्षेत्रीय संघर्ष हो गए। क्या हुए, क्षेत्रीय, जो देश भी सोवियत संघ से अलग हुए, आजाद हुए, फिर उसमें क्या हुआ, जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ा, भाषा को लेके, क्षेत्रों को लेके, बोली को लेके,
क्या हुआ, क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ गया। और साथ में एक और नई चीज दुनिया को देखने को मिली, आतंकवाद। क्या हुआ, आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा दुनिया को, अलग अलग देशों को। जो देश अलग हुए तो क्या हुआ, आतंकवाद बढ़ा। क्या बढ़ा, आतंकवाद। जैसे आज भारत भी आतंकवाद से ग्रसित है। सबसे बड़ी हमारी समस्या ही क्या है, आतंकवाद। अगर देश में आतंकवाद ना हो तो हम हमारा पूरा ध्यान काय पे लगाएंगे, तरक्की पे लगाएंगे। हमारा पैसा काय में लगेगा, तरक्की के लिए लगेगा। पर होता क्या है, एक बहुत बड़ा बजट हमें सैन्य सुरक्षा पे लगाना पड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लगाना पड़ता है। जैसे अभी गुजरात में हमने आतंकवादी पकड़े हैं 6, और यहाँ मध्य प्रदेश से भी आतंकवादी पकड़े गए हैं 2, टोटल 8 आतंकवादी प्रेजेंट में ही पकड़े गए जैसे मोहम्मद के। तो क्या है भाई, अब अगर जो उनको पकड़ने में हमारा खर्च हुआ है, जो हमारा टैलेंट वहां लगा है, अगर आतंकवाद की समस्या नहीं रहती तो वही टैलेंट हम और किसी सेक्टर में लगाते, वो पैसा हम और किसी सेक्टर में लगाते। आतंकवाद से जो नुकसान होता है, जो हम भरपाई करते हैं लोगों के लिए, या जो इमारतों को नुकसान होता है, रेलवे को नुकसान होता है, बहुत बार हाईजैक हो जाते हैं प्लेन, तो उनको जो नुकसान पहुंचता है तो वो सबकी भरपाई देश को ही करनी पड़ती, तो वहां से हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये आतंकवाद क्या हुआ, एक नई चुनौती बन के उभरा सभी देशों के लिए। और आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जब पूंजीवाद का महत्व बढ़ा, वैश्वीकरण बढ़ा, तो हर देश पैसे का महत्व समझने लगा और हर कोई पैसे के पीछे भागने लगा। हर देश का यही मोटिव था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो क्या हुआ, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। जैसे आज हमें देख लीजिए, आप वो घर परिवार में कोई भी हो तो तुम्हारे चाचा क्या सोचते हैं कि बेटा देखना, तुम्हारे ताऊ का लड़का ज़्यादा ना कमा ले, तुमको उससे ज़्यादा पैसा कमाना है। मतलब मन की शांति जरूरी नहीं रह गई, आत्मसंतुष्टि जरूरी नहीं रह गई। जरूरी क्या रहेगा कि तेरे को तेरे ताऊ के लड़के से ज़्यादा पैसा कमाना है, कि तेरे को तेरे काका से या बड़े भाई से या छोटे भाई से ज़्यादा पैसा कमाना है। मतलब वो जो प्रभाव पड़ा विघटन का, वो कहाँ से, देश दुनिया से लेके आम आदमी के घर तक पहुंच गया, आपके घरों तक पहुंच गया। आज भी हम काय की दौड़ रहे हैं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं। तो हर किसी को क्या चाहिए, खाली पैसा, पैसे के लिए ही हम दौड़ रहे हैं। आप दौड़ रहे हो और आपके घर वाले भी आपके पीछे चाबुक ले खड़े, दौड़ो साले, अच्छे पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाए क्या आएगा, पैसा आएगा। तो घूम फिर के बात कहाँ आ जाती है, वहीं आर्थिक प्रतिस्पर्धा पे। अब ये सारे बदलाव हुए, आर्थिक बदलाव हुए, व्यापारिक बदलाव हुए, व्यवसायिक बदलाव हुए, तो जो 15 देश थे, कौन कौन से 15 देश जो सोवियत संघ के साथ थे, भाई वो तो समाजवादी देश थे। वहां पे तो सारा अधिकार किसका था, सरकार का था संसाधनों पर, और आम जनता के लिए सुविधा मुहैया कराते थे। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, तो एक समान स्तर चल रहा था। पर समय के साथ क्या हुआ, जो व्यवस्था थी वो क्षीण होती गई और एक अंतराल में क्या हो गया, 1991 में आके सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब विघटन हो गया तो जो 15 देश थे, उन देशों ने भी काय की होड़ करने लग गई। पूंजीवादी जो देश थे उनका विकास देखा, उनकी तरक्की देखी, तो ये भी क्या करने लग गए, भाई जो बड़े अधिकारी वगैरह सारी चीज क्या, अपने को भी ऐसा ही पैसा कमाना। तो इन्होंने क्या किया, इन देशों ने कौन सी नीति अपनाई, या इन देशों के लिए विश्व बैंक ने कौन सी नीति अपनाई, तो इनको दी गई शॉक थेरेपी। क्या दी गई, शॉक थेरेपी। शॉक मतलब जैसे अपन कोई सी बात को लेकर नहीं हो जाता शॉक हो जाए, अरे यार मैं तो शॉक हो गया, क्या हो गया कि मेरे को तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, मतलब उम्मीद के उलट काम हो जाना। तो वहां की जो जनता थी उनको काय की आदत पड़ी हुई थी पिछले 60-70 साल से, 40-50 साल से सोवियत संघ के साथ काय की आदत पड़ी थी कि भाई सब सुविधा सरकार देगी। क्या क्या सुविधा देगी, नौकरी का टेंशन नहीं, कौन देगी, सरकार देगी। खाने का टेंशन नहीं, कौन देगी, सरकार देगी। इलाज का टेंशन नहीं, कौन देगी, सरकार देगी। पर हुआ क्या, जब विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस तथा अन्य 9 स्वतंत्र देशों में अर्थव्यवस्था को तेजी से समाजवादी व्यवस्था से समाजवादी से काय में बदला, पूंजीवादी। काय में बदलने के लिए, पूंजीवादी या बाजार व्यवस्था में बदलने के लिए जो आर्थिक सुधार लागू किए गए, क्या लागू किए गए, आर्थिक
सुधार लागू किए गए उन्हें हम शॉक थेरेपी कहते हैं या कहा जाता, उन्हें शॉक थेरेपी कहा जाता। किसको? जब समाजवादी, पहले क्या थी, समाजवादी व्यवस्था थी, सब सरकार कर रही थी, टेंशन आम आदमी को टेंशन लेने की जरूरत थी ही नहीं, पर उसको फिर बदला काय में, पूंजीवाद में, बाजार व्यवस्था को। तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। सरकारी नियंत्रण हटाकर निजीकरण, मुक्त बाजार और विदेशी निवेश को तेजी से लागू करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। क्या है कि भाई पहले सरकारी नियंत्रण था, उसको हटा के उदारीकरण, निजीकरण लाना, विदेशी निवेश लाना, ये सब क्या है? इसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अब इसको समझते हैं। अब शॉक थेरेपी कदम क्या रहे मुख्य बेस में, क्या क्या सरकार कदम उठाएगी? तो सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया गया, मतलब जो पहले उद्योग जो सरकार के अंतर्गत आते थे वो क्या कर दिए गए? औने पौने दाम पे नीलाम कर दिए गए। नीलाम करने के बाद मान लो कोई चीज, कोई 10,000 करोड़ का उद्योग था तो उसको 2,000 करोड़ में ही नीलाम कर दिया गया, उसको निजीकरण कर दिया गया। मूल्य नियंत्रण समाप्त कर बाजार के अनुसार कीमतें तय की गई। पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई सोवियत संघ क्या करता था? पंचवर्षीय योजना लाता था, उसमें सामान का मूल्य निर्धारित करता था। क्या करता था? मूल्य निर्धारित, कि भाई 1 किलो शक्कर है, 1 किलो शक्कर का मूल्य 10 रुपए किलो रहेगा। अब वो 5 साल में क्या हुआ भाई, चाहे अकाल पड़ा हो, बारिश नहीं हुई, उत्पाद नहीं हुआ, तो उसका एक्चुअल जो खर्च था वो जोड़ के रेट बढ़ गया। पर हमने तो घोषणा कर रखी है, सोवियत संघ ने, तो हमारा मतलब सोवियत संघ, तो क्या था कि मूल्य वही था। पर जब शॉक थेरेपी आई तो क्या हुआ? मूल्य नियंत्रण समाप्त कर बाजार के अनुसार कीमतें तय करनी पड़ी, मतलब जो बाजार की एक्चुअल कीमत थी वो लानी पड़ी। गवर्नमेंट के जो मूल्य थे वो खत्म कर दिए गए। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था खोलना। पहले क्या था कि विदेश से कोई भी व्यापार बहुत नाम मात्र का होता था, कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था, सारी चीज काय में थी, सरकार के अंतर्गत थी। पर जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, मांग की पूर्ति करने के लिए जो उत्पाद की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए सरकार को सारी चीजें करनी पड़ी। तो उसमें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों के लिए अर्थव्यवस्था का रास्ता इनको खोलना पड़ा। सरकारी सब्सिडी और आर्थिक नियंत्रण कम करना पड़ा। सरकारी सब्सिडी क्या भाई, सरकार हर काम के लिए हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सब्सिडी देती है। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत में अगर देखें तो हम गैस की टंकी जब आप भराने जाते हो, क्या भराते हो? गैस की टंकी भराने का, तो गैस की टंकी 1,000 रुपये में भरी, बाद में उसकी 200-300 रुपये जो भी सब्सिडी है वो आपके खाते में आती है। दूसरा, अगर आप मध्य प्रदेश में जो चल रही है लाडली बहन योजना, महिलाओं को 1,500 रुपये मिल रहे हैं, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिलती है, किसानों को सम्मान निधि मिलती है, तो ये सब पैसा मिल रहा है। ये क्या है? गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्रोवाइड कराती है आर्थिक स्थिति के लिए, कि भाई चलो यार व्यक्तियों को एक गवर्नमेंट सहयोग मिलता रहे, राशन मिलता है हमें, तो ये सारी चीज क्या है? एक सब्सिडी है। तो क्या हुआ वहां पे जब शॉक थेरेपी लागू की गई तो इसका क्या था कि भाई सब्सिडी कम की जाएगी, नियंत्रण किया जाएगा, और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाना, मतलब जो मार्केट रेट है, जो दूसरे देशों में और हमारे देश में जो मार्केट रेट है कि इसका एक्चुअल खपत कितना है, इसका खर्च कितना आ रहा है इस चीज का निर्माण करने में, और हम कितने में इसको बेचेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, तो बाजार मूल्य निर्धारित किए गए। तो क्या है? बाजार आर्थिक अर्थव्यवस्था अपनाना आधारित, मतलब काय के आधार पे? बाजार के आधार पे। पहले क्या था? सरकार पे आधारित थी, अब काय पे कर दी? बाजार के आधार पे। ये देखिए आदमियों ने सिर पकड़ लिए थे वहां पे, जो देश स्वतंत्र हुए थे वहां पे आम जनता ने सिर पकड़ लिए, एकदम से शोर हो गया कि साला ये क्या हुआ, अचंबा हो गया ये तो, कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा। आज रात को सो के उठे, सुबह उठ के देखा सरकार ने कर दी कि भाई तुम्हारी वो 1,500 मिलते लाडली बना के वो बंद, अब महिलाएं बाल पकड़ के बैठ जाएगी। और अगर बेनिडी कहीं हो कि मामा ने दिया था 1,500, मोहन सरकार ने छोड़ ही दिया, किसानों को कह दिया जाए कि भाई तुमको 12,000 रुपये मिलते थे, 6,000 रुपये मिलते थे सहयोग राशि, उसको हम 3,000 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3,000 कर रहे हैं। गैस की सब्सिडी बंद कर रहे हैं। तो क्या हो जाए? आदमी सिर पकड़ लेगा, चकरा जाएगा, एकदम शोर हो जाएगा, अरे यार क्या अचानक कैसे हो गया? तो शॉक थेरेपी यही थी। क्या थी कि भाई सब्सिडी कम कर दी गई, बाजारी मूल्य नियंत्रण किया गया। मान लो पुरानी व्यवस्था में 10 रुपए का सामान था, बाजार में उसकी कीमत 100 रुपए है, तो उसकी 10 रुपए आज सामान लेके गए कि ला भाई ब्रेड देना, 10 रुपए में ब्रेड दे दिया। दूसरे दिन गया दुकान वाले के पास, ब्रेड देना, दुकान वाले में लाओ 90 रुपए और दो, कि भाई कल तो 10 में ले गया मैं, लड़ लिए लोग, आपस में लड़ाई होने लग गई दुकान वालों और उनके बीच में। फिर कहा कि भाई तो बाजार नीति, जो बाजार का मूल्य वो आपको देना पड़ा, इससे पहले सरकार सब्सिडी दे रही थी, सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी।
अब बाजार नीति जो लाए, शोक थेरेपी जो थी, जो इलाज कर रहे थे हम, शोक का मतलब आघात करके इलाज करना है किसी को शोक करके, तो उसका परिणाम क्या निकला? तो उसके एक तो सकारात्मक परिणाम भी निकले और एक नकारात्मक भी निकले। तो सकारात्मक परिणाम क्या क्या थे कि निजी क्षेत्र का विकास हुआ। भाई सरकार ने जो पहले खुद के क्षेत्र बना रखे थे, खुद का अधिकार था, वो निजी लोगों को भी दिया, तो निजी क्षेत्र का विकास हुआ। विदेशी निवेश बढ़ा, दूसरे देश के लोग उद्योगपति आके वहां निवेश किया तो निवेश बढ़ा। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित हुई, मतलब बाजार के जो मूल्य थे उसके आधार पर अर्थव्यवस्था चलने लगी। तो अब क्या होगा कि अचानक से अगर एक बार इनको शौक लग गया कि 10 की चीज 100 की हो गई, पर अगली बार क्या होगा, मान लो भाई कुछ खर्च बढ़ा तो 100 की चीज 105 की हो गई, फिर 110 की हो गई, या खपत कम हो गई तो कम भी हो जाएगा। अचानक से इतना मूल्य में अंतर नहीं आएगा। व्यापार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। क्या हुआ, पहले सरकारी उद्योग थे, तो सरकारी उद्योग है तो भाई वही रामराज था वहां पे भी, कि अरे चलने दो, मशीन बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है, क्या करना है यार, गवर्नमेंट का है, अपना कौन सा घर का पैसा लगा है। पर जब वो चीज निजी हो जाएगी तो वहां क्या होगा, जो मालिक था वैसे ही खड़ा यूं हाथ बांध के, ओए काम करो रे, सही से उत्पाद करना है, शाम तक 5 क्विंटल काटना है तुमको माल। अपन होटलों पे जाके देखते हैं, अगर मालिक वहां खड़ा रहता है तो क्या होता है, आदमी बनाने वाला फटफट करे। ईंट के भट्टे पे आप जाके देख लो, अगर मालिक खड़ा है वहां पे तो मजदूर अच्छे से काम करते हैं, नहीं है तो फिर क्या आराम से करने दो, धूप लग रही है यार, चलो चाय पियेंगे उसके बाद काम करेंगे। तुम मकान का देख लो, अगर तुम मकान बना रहे हो, मजदूरी पे दे दो तो मजदूर आएगा दिन में 4 बार तो चाय पिएगा। वही काम अगर तुमने उसको ठेके पे दे दिया तो जो काम 1.5 महीने का है वो महीने भर में पूरा कर देगा। तो क्या हुआ, व्यापार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और 10 की चीज 100 की हुई। महंगाई बढ़ गई, स्वाभाविक सी बात है, जब सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी तो महंगाई अचानक से बढ़ जाएगी। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। भाई सरकार क्या कर रही थी, हर किसी को नौकरी दे रही थी, वादा था समाजवादी का, साम्यवाद का, कि हम रोजगार देंगे। अब क्या हुआ, मार्केट के अनुसार चलने लगे, पैसे के अनुसार चलने लगे, पूंजीवादी नीति के अनुसार चलने लगे, तो भाई जो काबिल होगा, जितनी जरूरत होगी उसी को नौकरी देंगे, बाकी को नौकरी नहीं देंगे, या कोई काम नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो क्या हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। अनेक सरकारी उद्योग बंद हो गए। क्या हुआ कि जो शॉक थेरेपी लाई गई और उसमें क्या गया, बहुत से सरकारी उद्योगों को निजी किया गया, और जो गवर्नमेंट उद्योग थे जो नहीं चल पा रहे थे या जिनकी जड़ खत्म कर दी गई थी, उनको गवर्नमेंट को अंत में बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। आपके भी शहर में आसपास ऐसी कोई फैक्ट्री होगी, अगर आप देखोगे, जो आज की कंडीशन में बंद पड़ी है। आप ये सोचते हो अरे फैक्ट्री अगर चालू रहती तो कितने लोगों को रोजगार मिलता, पर कोई ना कोई कारणवश वो फैक्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी जाती है या वो बंद हो जाती है। तो उसके बंद होने से, फैक्ट्री उद्योग अगर बंद हुए तो भी बेरोजगारी फैली, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई। इससे पहले क्या था भाई, आदमी जो आम आदमी था, गरीब आदमी था, उसको पैसे की टेंशन ही नहीं थी, कमाने का कोई लोड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि सरकार दे रही थी। कौन दे रही थी, सरकार दे रही थी खाने को, तो पड़ा कमाने पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब जब अचानक से गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी बंद की, हर चीज खरीद के लाना पड़ी, सब्सिडी आना बंद हो गई, कम हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ जाएगी। अमीर तो अमीर ही होते गए, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट करके उन्हें कमाने लग गए, और जो गरीब व्यक्ति थे वो और भी गरीब होते गए। जैसे आज हमारे भारत में भी अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत ज्यादा खाई है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। काय की वजह से, महंगाई की वजह से। अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो क्या होता है, तुमको भी पता है कि अगर 100 का सामान अगर अपन खरीदने जाएंगे और 100 का 150 का मिला, तो जो मजदूरी है, जो फसलों के भाव है, वो तो बढ़ नहीं रहे, पर होता क्या है, फसल के भाव बढ़े नहीं, दवाई के, खाद के, यूरिया के। जैसे इस बार डीएपी का रेट बढ़ गया। क्या काय का रेट बढ़ा दिया सरकार ने, डीएपी का रेट बढ़ा दिया। पहले 1900 मिल रही थी, अब उसको 2400 कर दिया है। तो उससे क्या कि भाई इनकम तो बढ़ी नहीं, खर्चा बढ़ गया, तो अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बढ़ेगी। लोगों का जीवन स्तर कुछ समय के लिए गिर गया। अचानक से सारी चीजें हुई, परिवर्तन हुआ, निजीकरण किया गया, उद्योगों की बिक्री कर दी गई, कीमतें बढ़ा दी गई। तो वहां पे जो लोग थे उनका जो जीवन स्तर था, जो जीवन यापन कर रहे थे, उन्होंने संचित नहीं कर रखा था आगे के सामानों के लिए। जैसे हमारे यहाँ कोविड के टाइम हुआ था, तो अचानक क्या हुआ, जीवन स्तर गिर गया। जैसे हमारे यहाँ अचानक से कोविड में लॉकडाउन लगा दिया गया। क्या कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया।
और साहब अब लॉकडाउन लग गया तो क्या करें, तो भाई किसी के घर में तो अनाज रखा था पिसा हुआ, तो उनने तो अपना गुजारा चलाया। पर बहुत से बेचारे गरीब घर ऐसे थे, गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 दिन का अनाज था, 3 दिन का राशन पानी था, 4 दिन का था, या मात्र बहुत से ऐसे घर भी थे जिनके पास खाली 1 दिन का राशन था। रोज वो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे। तो एक तो लॉकडाउन लगा तो मजदूरी बंद हो गई, रोजगार बंद हो गया, दूसरा खाने का भी कुछ नहीं बचा, तो बहुत से लोगों को बेचारों को सूखी रोटी खानी पड़ी, कहीं कहीं किसी बहुत से लोगों को भूखे सोना पड़ा। तो वहां पर भी क्या हुआ, कुछ समय के लिए जीवन स्तर गिर गया। क्या हुआ, जीवन स्तर गिर गया, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता बढ़ी, और जब सारी चीज घूम फिर के पूंजीवाद पे गई तो क्या हुआ, लोग पैसे के पीछे भागने पड़े। तो एक तो भ्रष्टाचार क्या बढ़ गया, भ्रष्टाचार मतलब पहले से भ्रष्टाचार तो था, पर पहले क्या था, आम जनता को कोई टेंशन नहीं थी और बड़ा अधिकारी भी इतना लोड नहीं लेते थे। काय में, सोवियत संघ में या समाजवादी व्यवस्था में, साम्यवादी व्यवस्था में। पर जब साम्यवादी व्यवस्था खत्म हुई तो क्या हुआ, लोगों ने जमाखोरी चालू कर दी और भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता बढ़ती ही गई समय के साथ। भाई ये नई विश्व व्यवस्था लगी, सारी चीज हुई, तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, भारत को क्या करना पड़ा इस चीज से बने। क्या भारत ने वो भी शॉक थेरेपी लेने की जरूरत पड़ी, तो नहीं लेने की जरूरत पड़ी, परंतु इसके अलावा क्या परिवर्तन हुआ। तो जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन हो गया, क्या होगा, और केवल विश्व राजनीति ही नहीं बदली, भाई विघटन होगा तो खाली विश्व की राजनीति नहीं बदली, अपने भारत देश की राजनीति बदली, भारत की विदेश नीति, आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। क्या हुए, बहुत कुछ हमें बदलाव करना पड़ा, हमें आर्थिक उदारीकरण लाना पड़ा, हमें दूसरे नए देशों के साथ हमारे संबंध रखने पड़े, संबंध जोड़ने पड़े। अमेरिका के साथ हमने हमारे संबंध मजबूत किए। भारत ने एक नई वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव किया। तो बदलाव क्या क्या किया, तो पहले हम देखते हैं कि भाई हमारा क्या क्या सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध कैसे थे। अब बदलाव हमने किया तो पहले ये तो देखे कि पहले संबंध हमारे थे कैसे। तो जब सोवियत संघ था तो स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। कैसी थी, जैसे आज है रूस के साथ हमारी, और वो हमें रक्षा सहयोग देता था, रक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, विज्ञान और तकनीक, और ऊर्जा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में क्या था कि भाई वहां से हमें हथियार मिलते थे, आज भी हम हथियार खरीदते हैं तो कहां से खरीदते हैं, अधिकतर जो हमारा व्यापार है कहां से चलता है, रूस के साथ है। दूसरा औद्योगिक विकास, हमारे जो उद्योग धंधे पहले लगे हुए, जैसे भिलाई में हमने उद्योग लगाया था लोह इस्पात का, तो उसका सहयोग किसने किया था, रूस सोवियत संघ ने किया था। विज्ञान एवं तकनीक, ऊर्जा क्षेत्र, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेके यूएन में गए थे, तो यूएन में गए तो वहां पे हमारा सपोर्ट किसने किया था, सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था, सोवियत संघ ने। बाकी जो देश थे भाई वो तो पलट गए थे, अमेरिका पलट गया कि काम करो आप पाकिस्तान को दे दो, या तो अलग राज्य बना दो, अलग देश बना दो, आप में क्यों मिला रहे। पर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और यही बात का सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किसने किया था, सोवियत संघ ने किया था। सोवियत संघ ने भारत के कई बड़े सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना में सहयोग दिया। बहुत से हमारे उद्योग है, जैसे मैंने आपको बताया भिलाई का उद्योग, क्या था कि उसने उसकी स्थापना भी करवाई, सहयोग भी दिया, और उसके टेक्नोलॉजी भी दी, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हमें प्रोवाइड करवाई। तो जब इसका विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े। पहला, विश्वसनीय मित्र का विघटन। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा सहयोगी था, उसके विघटन से भारत को एक नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ठीक भाई, अगर हमारा जो मित्र देश था, जो संगठन सोवियत संघ हमारा बहुत प्यारा मित्र था, बहुत घनिष्ठ मित्र था, अगर उसका विघटन हो जाएगा, भाई आपका ही कोई ऐसा मित्र है जो आपको आधी रात को खड़ा है 12:35 पे आपकी मदद करता है, अगर वो उसका विघटन हो जाए, किसी प्रकार से उसको कोई नुकसान हो जाए या वो कहीं चला जाए, तो उसका आप पे स्वाभाविक बात है प्रभाव पड़ेगा। वो मान लो आपके पड़ोस में रहता है, छोड़ के दूसरे शहर चला जाए, तो आपके ऊपर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। उसी प्रकार सोवियत संघ के विघटन का भारत पर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ा।
दूसरा आर्थिक संकट। तो 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, क्योंकि हम भी नए नए आज़ाद हुए थे 1947 में, तो इतने संसाधन हमारे पास नहीं थे, और उसी समय हमारा जो मित्र था उसका विघटन हो गया। तो क्या हुआ, आर्थिक संकट से हम गुजरे, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम रह गया, आयात करना कठिन हो गया, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। हमारे पास जो भाई, हम किसी दूसरे देश से अगर कोई सामान खरीदते हैं, समझना बात को, आप मान लो आप भारत से अगर आप किसी भी दूसरे देश में जाके कुछ सामान खरीदेंगे तो अपना भारत का रुपया देंगे नहीं, जो भारतीय गांधी जी वाला नोट है ये वहाँ नहीं चलता, तो वो क्या करते हैं, इसके बदले में एक्सचेंज करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं। तो वहाँ जैसे हम जाएंगे तो हम हमारे भारत की मुद्रा जमा कराएंगे और वहाँ की लोकल करेंसी रिसीव करेंगे, लोकल करेंसी लेंगे, तो आपको वो क्या हो जाएगी, विदेशी मुद्रा। क्या हो जाएगी, विदेशी मुद्रा। पर हम नए नए आजाद हुए थे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, मतलब इतनी बहुत सारी विदेशी मुद्रा नहीं थी ताकि हम बड़े लेवल पे बाहर से आयात चीजें कर पाए, और हमारे पास इतने उद्योग भी नहीं थे तो हमें आयात भी करना रहता था, तो आयात करना कठिन हो गया था। क्या हो गया था कि भाई जब पैसा ही नहीं रहेगा दूसरे देश की मुद्रा का, विदेशी मुद्रा नहीं रहेगी, तो आयात कैसे करेंगे, आयात करना हमारा कठिन हो जाए। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप खरीदोगे कैसे, मान लो आपके पास 100 रुपए और सामान 150 का आ रहा है तो आप उसको कैसे खरीदोगे। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस, तब हमको हमारा आर्थिक सुधारों की आवश्यकता हुई कि यार हमें आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे। तो 1991 में हमने हमारी आर्थिक नीति में 3 सुधार किए। कितने सुधार किए, 3। काहे के लिए, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, आयात करना कठिन हो रहा था, फिर हमारे भाई लगा भारत को कि यार हमें आर्थिक संकट बहुत ज्यादा गहरा रहा है, तो अब हमको भी हमारी नीति में सुधार करना पड़ेगा। तो क्या क्या सुधार किए 1991 में, प्रमुख सुधार 3। उदारीकरण, क्या क्या, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण कम किए गए, मतलब सरकार के जो नियंत्रण थे, जो नियम थे, जो पॉलिसी थी, उसको कम किया। उद्योग और व्यापार को अधिक स्वतंत्रता दी गई, जो उद्योग धंधे व्यापार थे उनको हमने अधिक स्वतंत्रता दी, भाई आप अधिक से अधिक व्यापार करो, हम आपका सहयोग देंगे। निजीकरण, सरकारी उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई। जैसा आज जो गवर्नमेंट उद्योग थे उनको हमने क्या कर दिया, लीज पे दे दिया, निजी लोगों को दे दिया, और जो गवर्नमेंट उद्योग थे वो तो रहे ही सही, साथ में निजी उद्योग भी हमने चालू करवाए। उनको कहा कि भाई जैसे सेमी प्राइवेट अगर हम कहें, सेमी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, तो निजी उद्योग लागू हुआ। जैसे आज रेलवे में बहुत से टेंडर हम देखते हैं कि यार प्राइवेट को दे दिए गए हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने पढ़ा होगा, न्यूज वगैरह हम पढ़ते हैं तो क्या, और अगर सरकार ने तो रेलवे बेच दी, सरकार ने ये कर दिया, तो उसको बेचना नहीं कहते, उसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं, निजीकरण कर दिया भैया के, या तो लीज पे दे दिया। उदारीकरण, निजीकरण, ये इसी आर्थिक नीति को देखते हुए अपन करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, देखती है कि यार सरकारी अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे विद्युत विभाग हुआ, विद्युत विभाग में बहुत सा काम ठेके पे दे दिया जाता है, टेंडर पे दे दिया जाता है। पता है कि सरकारी आदमी सही से काम नहीं कर रहा है, कोई करंट लग गया, मरमुरा गया, तो सरकार को ही पता है, आपको भी पता है, हमें पता है कि सरकारी अधिकारी अगर सही से काम, भाई बहुत से अच्छे लोग भी रहते हैं तो कुछ कुछ खराब भी रहते, तो कुछ खराब की वजह से गवर्नमेंट अपने ऊपर लांछन नहीं लेती, तो वो क्या करती है, उसका टेंडर दे देती है। वैश्वीकरण, भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था से अपने संबंध मजबूत किए, विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया। अगर हमारे पास फंड की कमी थी, विदेशी मुद्रा कम थी, तो फिर हमने क्या किया, विदेशी निवेश बढ़ाए। भाई उनको कहा कि काम करो, हम आपके यहाँ नहीं आ सकते, आप हमारे देश में आइए, आप यहाँ उद्योग लगाइए, और वो जो सामान हम बाहर से आयात कर उसको बोला आप ये उसका निर्माण यहीं कीजिए, हम आपको यहाँ सस्ते मजदूर, जमीन और जरूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे। भारत की विदेश नीति में परिवर्तन हुआ। आर्थिक नीति में कब परिवर्तन किया हमने, भारत की आर्थिक नीति में परिवर्तन हुआ है 1991 में, और मुख्य परिवर्तन कितने रहे, 3। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। साथ ही हमारी विदेश नीति में परिवर्तन हुआ, तो भारत ने अपनी विदेश नीति को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाला। क्या था प्रमुख परिवर्तन, कि रूस के साथ मित्रता जारी रखी, रूस पहले भी हमारा मित्र था, आज भी मित्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध मजबूत किए, भाई हमने रूस के साथ साथ अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध मजबूत किए। आसियान देशों से सहयोग बढ़ाया, मतलब जो बाकी और दूसरे देश थे आसियान देश, उनके साथ भी हमने हमारा सहयोग बढ़ाया, उनके साथ भी हमने हमारा व्यापार बढ़ाया। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया, जो हमारे पड़ोसी देश है उस समय भाई
पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ठीक, इंडोनेशिया है। तो इन सारे देशों से भी हमने हमारे आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, विदेश नीति का हमने इसी दिशा में प्रयास किया कि इनके साथ हमारे संबंध सुधरते रहें और इनके साथ शांति का वातावरण रहे। और कुछ देश है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी आज भी, अब उनका इलाज तो आ गए मोदी जी कर ही रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। कुछ देश है कुत्ते की पूंछ है वो टेढ़ी रहेगी, उनको तो जूते ही पड़ने चाहिए सालों को। तो क्या क्या पड़ोसी देशों के साथ हमने संबंध में सुधार किया और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का समर्थन किया, और इसका समर्थन रूस भी करता है। क्या क्या हमने भाई सुधार के साथ साथ कि विश्व में एक ध्रुव नहीं रहेगा या दो ध्रुव नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, बहुत सारे ध्रुव रहेंगे। तो भारत ने क्या किया, जैसे अमेरिका ने अपना नोटो बना रखा था, राष्ट्रमंडल बनाया कुछ देशों ने मिलकर, तो ऐसे ही भारत भी बहुध्रुव का, मतलब एक या दो ध्रुव नहीं, बहुत ध्रुव। हमने ब्रिक्स देशों का एक ग्रुप बनाया, 7 देशों का, ठीक है, G20 होस्ट किया, तो अलग अलग अब ध्रुव बने, मतलब बहुत सारे ध्रुव बने जिसका हम समर्थन करते हैं। और हमारा जो मित्र राष्ट्र है रूस, वो भी इसी बात का समर्थन करता है कि दुनिया में कोई एक या दो ध्रुव नहीं रहने चाहिए, बहुत से ध्रुव होने चाहिए, बहुत से लोगों को आगे आना चाहिए और वो सारे लोग नेतृत्व करें। तो क्या है, अगर फोटो के माध्यम से समझे तो कि दो ध्रुवीयता के अंत कैसे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भाई हमको आर्थिक उदारीकरण करना पड़ा, प्रौद्योगिकी और सूचना क्रांति आई, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हमारा हुआ, व्यापार और वैश्वीकरण बढ़ा, रक्षा और सामरिक स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार किया, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका मजबूत हुई। समय के साथ साथ भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मजबूत हुई। आज हमारा देश उस स्थिति में है कि जहां हम महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जैसे भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, G20 जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाने लगा, और भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बना। आज की कंडीशन में जहां अमेरिका, रूस, चीन अपना दबदबा बनाए हुए, सेम उसी मंच पे भारत अपना सीना ताने खड़ा है। आज हमारा देश किसी भी देश से पीछे नहीं है। जब अमेरिका ने कहा कि भाई आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, रूस के साथ संबंध नहीं रखोगे, या तो हम आप पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, तो तब भी भारत उसके सामने नहीं झुका। हमने कहा कि भाई तेरे को जितना टैक्स लगाना लगा ले, हम रूस के साथ संबंध हमारा नहीं तोड़ेंगे, हम हमारी मन मर्जी से चले थे और मन मर्जी से चलेंगे। अगला रूस और भारत का संबंध। भाई अगर सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, तो भारत और रूस के संबंध कैसे, भारत और रूस के संबंध है मजबूत दोस्ती, विश्वास और साझेदारी के। कैसे संबंध है, मजबूत दोस्ती, विश्वास और साझेदारी के संबंध हमारे रूस के हैं। नेहरू जी के संबंध भी बहुत अच्छे थे रूस के साथ, मतलब देश आजाद हुआ तब से लेके आज मोदी जी के समय तक, ये मोदी जी और ये पुतिन साहब है, तो दोनों के बीच में जो संबंध मित्रता है पहले भी अटूट थी और आज भी अटूट है। तो क्या क्या है भाई, प्रमुख सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत और रूस के संबंध मजबूत बने रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, रक्षा समझौते हमने रूस के साथ किया है, परमाणु ऊर्जा सहयोग रूस हमें करता है, अंतरिक्ष अनुसंधान, व्यापार, विज्ञान और तकनीक, आज भी रूस भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। मतलब रूस के साथ हमारे संबंध आज भी मजबूत है। हम रूस के साथ रक्षा समझौता करते हैं, वहां से रूस के साथ हमने 1971 में 20 साल के लिए, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए रक्षा समझौता किया था, जब भारत का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, जहां अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था। उसी समय हमने रूस के साथ क्या की थी, एक संधि की थी 1971 में 20 साल के लिए, ठीक है। परमाणु ऊर्जा में रूस हमें सहयोग करता है, रूस ने हमें परमाणु पनडुब्बी और रूस ने हमें पनडुब्बी और परमाणु पनडुब्बी प्रदान की है। पनडुब्बी वो होती जो इस प्रकार की एक कैप्सूल के जैसे पानी के अंदर अंदर चलती है,
जो दुश्मन के जहाज़ों को पानी के अंदर छुपे हुए ही हमला करने में सक्षम है। वहीं परमाणु पनडुब्बी वो जो पानी के अंदर रह के परमाणु हमला करने में भी सक्षम रहती है। अंतरिक्ष अनुसंधान व्यापार, आज हमारा बहुत बड़ा व्यापार रूस के साथ चलता है, आयात निर्यात होता है, ठीक है। विज्ञान एवं तकनीक के संबंध में भी रूस से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। साथ ही संस्कृति और जन जन के रिश्ते, मतलब रूस के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत संबंध है हमारे, जिसमें रूस में या सोवियत संघ में जो समाजवाद पर आधारित था, वहाँ हमारे भारतीय सिनेमा का बहुत क्रेज है, बहुत पसंद करते हैं। हमारे दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, इन लोगों को बहुत ही जाना जाता, घर घर पहचाना जाता है। और एक वो जो गीत है हमारा कि मेरा जूता है जापानी, वो वाला गीत बहुत प्रसिद्ध है, हर किसी नागरिक को गीत वहाँ रूस में पता है वो गाना। तो आज के भाग में हमने पढ़ा है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, विघटन के बाद कौन से नए राष्ट्र गणराज्य बने, विघटन के परिणाम क्या हुए, शॉक थेरेपी क्या थी, भाई नई विश्व राजनीति का क्या प्रभाव देश दुनिया पे पड़ा, और साथ में उसी का प्रभाव भारत पे क्या पड़ा, सोवियत संघ के साथ हमारे भारत के कैसे संबंध थे, और रूस के साथ आज हमारे कैसे संबंध है। तो इस चीज के बारे में आज हमने पढ़ा है। इसी के अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि जो सोवियत संघ था, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके महासचिवों के बारे में कि 1917 जो रूस की क्रांति हुई उसके बाद उसका महासचिव कौन कौन बना, साथ में जो विघटन हुआ तो जो ये नए नए देश बने इनमें क्या क्या उतार चढ़ाव आए, और पूरे संपूर्ण पाठ का सार और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपको एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे हमारे अगले भाग में, या यूं कहे दो ध्रुवीयता का अंत के अंतिम तृतीय भाग में। उस भाग में हम क्या क्या देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव कौन कौन हुए हैं, किसका क्या योगदान है, जिसके बाद भाई इसके जो 15 देश अलग अलग गणतंत्र बने थे उनमें उस समय क्या क्या प्रभाव पड़े, आंतरिक स्थिति उनकी कैसी थी, कि भाई क्यों ऐसा भी हुआ कि ये बने थे, कहीं विद्रोह हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं जैसे हमने पढ़ा कि क्षेत्रीय आंदोलन हुए, तो कौन कौन से क्षेत्रीय आंदोलन हुए, इनके बारे में हम विस्तार से अगले भाग में पढ़ेंगे। और साथ में देखेंगे संपूर्ण पाठ का निष्कर्ष, या यूं कहे सार शॉर्ट में, और उसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं।